हेलो बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है, प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप कुछ बता सकते हो। तो मैंने आपकी एक शानदार वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो, मैं आपको कुछ फ्यू टेक्निक्स बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे, इस एग्ज़ाम को कैसे फेस करना चाहिए, एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, सब आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेजर क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो आता है कि सर अभी अराउंड देखा जाए तो जून में अटेम्प्ट है, तो हमारे पास हार्डली 50 डेज़ बचा है। तो ये 50 डेज़ में हमने क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ। इसमें दो चीज़ हो सकती है। एक तो इसमें से कोई बच्चा होगा जो ग्रुप 1 देगा, यस और नो। इसमें से कोई बच्चा होगा जो ग्रुप 2 देगा, और इसमें से ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों ग्रुप देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आपके पास 50 डेज़, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे टाइम टेबल होना चाहिए, मैं आपको इसका बताता हूँ। जो बच्चे ग्रुप 1 देंगे जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते, और जो बच्चे ग्रुप 2 देंगे उसमें 3 सब्जेक्ट आते। तो अभी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जो बच्चे ग्रुप 1 देंगे तो उसने याद रखना, जब आप सुबह उठोगे तो मेक श्योर दैट कि जब सुबह उठने के बाद हमेशा पहला सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि जब नींद खुलती है, जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्लैक कॉफ़ी चाय जो भी पीते हो, तो इमीडिएटली उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना, ताकि आपकी नींद चली जाएगी। एंड उसके बाद इमीडिएटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेना। तो 2 सब्जेक्ट आपको सुबह हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट आपको शाम को हो जाएंगे। शाम को वैसे ही करना है आपको। जब आप इवनिंग में क्या करना है, आपको सबसे पहले इवनिंग में आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है, एंड जब आप सोओगे तब एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट आपको लेना है। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक सब्जी अपन दिन भर नहीं खा सकते, वैसे ही एक सब्जेक्ट दिन भर नहीं पढ़ सकते। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ना, रिवीजन भी हो जाएगी। एंड जब नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो लास्ट वाला वापस रिवाइज करना। सुबह अराउंड 3 घंटे पढ़ना, शाम को 3 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई सफिशिएंट है, या 7 घंटे भी कर सकते हो। जैसे मैं करता था, जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह, मैं लाइब्रेरी में जाता था सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे लाइब्रेरी के नीचे पहुँचता था, एंड 9:30 बजे पढ़ाई करता था। 3 घंटे पढ़ाई करता था। 3 घंटे में इतना फोकस करता था कि बस मेरे मम्मी पापा का सामने फ़ोटो था कि मुझे जीवन में ये बनना है। तो मेरा 3 घंटे उधर जाता था, और दोपहर को मैं आके सोता था, मस्त साउथ इंडियन मूवी देखता था, एंड शाम को वापस 6 बजे आता था। बीच में सोता था आराम से, क्योंकि प्रेशर करके मैंने कभी स्टडी नहीं किया है कि मुझे करना है। वापस शाम को 6 बजे आता था, 6 बजे वापस लाइब्रेरी बैठता था, 6 बजे पढ़ने को स्टार्ट करता, 9 बजे पढ़ता था, खाना वाना खा के सो जाता था। तो ये 3 घंटा। अगेन शाम को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट्स होते समय, तो ऐसे 4 सब्जेक्ट। अब जो बच्चे ग्रुप 2 देंगे उसका भी सेम होगा, एंड जो बच्चे दोनों ग्रुप देंगे तो उनको वैसे ही करना है। आपको थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। सुबह आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटा देना चाहिए आपने, 1 सवा घंटा सफिशिएंट है। एंड शाम को आपको ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट लेना चाहिए। और मैंने ऐसे ही किया था, मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे। तो दिन में 7 सब्जेक्ट हो गए, तो आपका कोई माइंड में ये नहीं रहेगा कि मेरा सब्जेक्ट बचा, मैंने अभी तक वो नहीं किया है। नहीं तो 4 सब्जेक्ट हो गए ना, तो आपके दिमाग में माइंड में से था मेरे 3 सब्जेक्ट भी बाकी है। तो 1 सवा घंटा भी पर सब्जेक्ट दिया, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। तो आपके दिन में 8, साढ़े 8, 9 घंटे होंगे, तो दैट इज़ सफिशिएंट स्टडी। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप ये स्टडीज़ कर रहे हो, इस दौरान एक मेक श्योर करना है कि आपको जो भी आप पढ़ोगे पहले दिन, उस दूसरे दिन जब जाओगे तो उसको रिवाइज करना है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ चाहिए, आपके पास स्कैनर चाहिए। जिसके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसने देख लिए और जिसने सॉल्व किया, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैनर देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो स्कैनर सॉल्व करेगा ना, मतलब स्कैनर की जो रिटर्न प्रैक्टिस करेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओनली 10% क्वेश्चन इसमें से न्यू आते हैं, जो नए क्वेश्चंस होते हैं। मतलब देखा जाए तो 80-90% इसमें क्वेश्चंस ये होते हैं जो रिपीट होते हैं, एंड 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नए क्वेश्चंस आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है जिसमें आपको ये फॉलो करना है बच्चों। ये अगर आपने फॉलो कर लिया, स्कैनर से प्रैक्टिस करी, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ कि आप 100% मार्क्स आ जाएंगे आपको। तो ये चीज़ याद रखना। तीसरा हमेशा याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आपकी जो लिखेगा वो टिकेगा, इस एग्ज़ाम का सक्सेस मंत्र है। अब क्या होता है, जब आप रिटर्न की प्रैक्टिस करते हो ना घर पे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे बैठा, मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा, ऐसा कर दिया मैंने, तो जब कोई आप रफ करते हो या कोई मिस्टेक करते हो आंसर्स में लिखते समय, या कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसको आप रफ करते हो, तो ये आपकी जो मिस्टेक है वो इधर होगी, घर में, एग्जाम में नहीं होगी। एंड जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की थी, वहाँ पे नहीं होगी फिर। तो मेरे पेपर में कभी ऐसी मिस्टेक नहीं होती करती थी, वो अच्छा नहीं लिखता प्रेजेंटेशन में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बच्चों, रिविजन इज़ द सक्सेस मंत्र। जो रिवीजन करेगा वो 100% पास होगा। ये 3 मंत्र है लाइफ के पास होने के लिए CS में।
मैंने एग्जामिनेशन हर सब्जेक्ट में लाया है, तो ये मेरा सक्सेस मंत्र था 3, रिवीजन, स्कैनर एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई डेली बेसिस पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ याद रखना बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम ज़्यादा तो थ्योरी को कम दिया तो भी चलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बाद में नहीं होते एग्जाम के पहले। थ्योरी हो सकता है पढ़ के, बट प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि उसमें सीक्वेंस होता है, प्रोसेस होता है, मैथ्स होता है, तो वो अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये 3 जिसने फॉलो किया वो सबसे अच्छा इंसान है, मतलब पास ही पास है, माँ किया विशेष खलास। सबसे इंपॉर्टेंट फिर नेक्स्ट आता है सर, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि हमेशा ABCD फॉर्म में आंसर सीखना। इससे क्या होता है मैं आपको बताऊँ, कोई बच्चा अगर 1 2 3 4 में आंसर्स लिखेगा ना, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको पता चल जाएगा आपने 4 ही पॉइंट लिखे, तो आपको 5 में से 4 ही देगा, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। बट अगर आप A B C E लिखोगे, मुझे पता है D आता है बट मैंने E लिखा, तो एग्जामिनर को कहा इतना टाइम में A मतलब 1 हुआ, B मतलब 2 हुआ, C मतलब 3, E मतलब 4, तो एटलीस्ट ही डजेंट हैव द टाइम टू ऐसा कि पूरा कैलकुलेट को कितना है। इसी ऑलवेज मेक श्योर दैट टू काउंट पॉइंट इन ABCD फॉर्म। तो क्या करने के मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊँ जो एग्जाम में मैंने फॉलो की थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जैसे जब भी आप आंसर्स में लिखोगे A इंट्रोडक्शन, और बहुत सारे बच्चों को मैंने स्टार्टिंग से बोला जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, अंडरलाइन मारो पेंसिल से, ये लाइन छोड़ दो, ये स्पेस छोड़ दो, और यहाँ नीचे एक लाइन छोड़ दो, और यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट दो। यहाँ पे 2-3 लाइन आपका आंसर होना चाहिए। अगेन यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दो, फिर यहाँ पे लिखो B फैक्ट्स, ऐसा वापस पेंसिल से यहाँ पे ए स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे स्पेस छोड़ो, यहाँ से आंसर आपका चालू। इससे क्या होता है बच्चों मैं आपको बताऊँ, जैसे C में आपने लिखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन ये लिखना है बच्चों कि आपको क्या समझा पूरे आंसर्स में। आपने इतना बड़ा आंसर्स लिखा, ये छोड़ देने का, यहाँ पे लिखने का। इसमें ये पता चलता है कि आपका कंक्लूजन क्या, पॉइंट ऑफ व्यू क्या पूरे आंसर्स में आपको बताना है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये सेम आंसर अगर यहाँ पे लिखो ना बिना स्पेस का, तो आपका आंसर इतना ही दिखेगा, और ये आंसर देखो आपका कितना बढ़ रहा है। सेम आंसर है बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो कितना सिस्टमैटिक लगता है। अब इसमें कोई की पॉइंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेज लिखे 180 डेज, उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से, तो एग्जामिनर को बहुत ईजी होगा आपका पेपर चेक करने की, क्योंकि एग्जामिनर के पास पेपर बहुत होते हैं। तो जितना आपका पेपर ईजी होगा उतना पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होगा, वो ईजी चेक करेगा, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। तो ये मेक श्योर दैट कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, समझा आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं 5 मार्क की कम से कम 1 पेज सफिशिएंट है, या एक से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का आता है सर एग्ज़ाम के हिसाब से, सर केस लॉज कैसे लिखने चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ, ये कंपनी का भाई मैं एक केस लॉ बताता हूँ आपको, बहुत बेसिक्स बताता हूँ कि केस लॉ कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो अपने को इस एग्ज़ाम में कोई 100 मार्क्स नहीं लेके आने, वी जस्ट हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, बिकॉज अल्टीमेट काम करके जो अच्छा काम करेगा वही पैसा कमाएगा। सिर्फ भगाएँ करने से, अच्छे मार्क आने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वही इंसान कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने तीर लगाया खाए तो बहुत बड़ी तीर मार गए। तो आपको जो प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस पैसे कमाने का। तो यार ना अपने को क्वालिफाई करना है, तो इसलिए केस लॉ क्या होना चाहिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अपन ने केस लॉ पढ़ी थी सॉलमन वर्सेस सॉलमन कंपनी लॉ में, यह हर कोई बच्चे को पता होगा। गली गली का बच्चा कहता है सॉलमन वर्सेस सॉलमन केस लॉ, सबको पता होगा कि कंपनीज लॉ के अंदर है जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है। अब बच्चे को पता है कि जब भी एग्जाम में कोई केस लॉ पूछते तो मेक श्योर दैट कि केस लॉ में क्या हुआ वो नहीं लिखने का है, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ कभी नहीं पूछता एग्जामिनर। तो क्या करने का सर, तो लिखने का सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, और लॉन्ग फॉर्म लिखने का। आप ये शॉर्ट फॉर्म मैंने सिर्फ अभी लिखा है, आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मैटर में, या हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, अगर कोई कोर्ट नहीं है तो सिर्फ कोर्ट हेल्ड दैट, बाकी आप देख लो कौन सा कोर्ट है, यस और नो। तो ये बेसिक होता है। फिर कोर्ट हेल्ड दैट क्या लिखने का, सबसे पॉइंट नंबर ए, अगेन 1 2 3 4 नहीं लिखने का, A to B C D में लिखने का। तो आपका ए में क्या आएगा बच्चों, तो यार ए में याद लिखने का क्या लिखने को, आप लिखोगे बेसिक पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करो कि सेपरेट कंपनी हैव देयर बैंक अकाउंट, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है, कंपनी की खुद की असेट्स होती है, कंपनी किसके ऊपर भी स्यू कर सकते हैं या कंपनी के ऊपर भी स्यू हो सकता है। तो पॉइंट्स में लिखो बी और 2-3 फैक्ट्स लिखो। फिर सी में लिखो हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें क्या आना चाहिए, थर्ड में वर्ड हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दिस गिवन केस सॉलमन वर्सेस सॉलमन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द humans because it is a separate legal entity, so he can file a case and he can get the money from the company as well। तो ऐसे लिखने का, क्योंकि केस लॉ मतलब क्या होता है कि केस लॉ में जज होता है कोर्ट का, वो जनरली डिसीजन पास करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस इन द एक्ट।
तो जो प्रोविजंस एक्ट में उसी के बेसिस पे डिसीजन पास होता है भाई साहब। तो आपको बस प्रोविजंस लिखना है, केस लॉ का नाम याद होना चाहिए। बच्चे टेंशन करते हैं केस लॉ केस लॉ, केस लॉ मतलब क्या? जो आपने चैप्टर में प्रोविजंस पढ़ी उसके बेसिस पे डिसीजन पास होता है, वही तो केस लॉ होती है। एंड सुप्रीम कोर्ट उसी को कंसिडर करते हुए डिसीजन पास करता है, आपको तो वही लिखना है बस। तो कितना डिफिकल्टी इसके अंदर? इसमें से आपकी एबीसीडी लिखनी है। पहले केस लॉ में प्रोविजंस एक्सप्लेन करो, कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है, या कोई भी आपका एक्ट होगा तो पहले केस लॉ उसकी प्रोविजंस मेंशन करो, फिर नीचे लिख सकते हो आप हेंस देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास दिस डिसीजन। तो पहले उसको जस्टिफिकेशन दो क्यों ये डिसीजन पास किया है, उसके रीजंस बताओ, एंड फिर उसके वजह से डिसीजन पास किया ये बताओ, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये टेक्निक के एग्ज़ाम की पास होने की। तो ये आपको क्या करना चाहिए, या आपको कंपल्सरी ऐसा ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा अगर फॉलो करते हो आप तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझे बताते ही जाओ, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। और मेक श्योर दैट कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत होती है, ऐसे कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको लगता है कि भाई साहब कि सर के साथ डिस्कस करना चाहिए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ में लेके आऊँगा और आपको बताते जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बताना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।